मैंने पेपर दिया तब मुझे ऐसा लगा कि अब ये एमबीबीएस में तो मेरा नंबर लगना नहीं है। मैं बहुत रोई। सबने बोला कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, पर जो क्वेश्चंस दिए थे पेपर में उसे पढ़ने को ही 2 मिनट लग रहे थे। मतलब कितने घंटे, ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने घंटे सब स्टडी करनी चाहिए। क्लासेस को इंक्लूड एक्सक्लूड करके तुम्हें आवर्स तो पढ़ना चाहिए। मेरी एक बैचमेट थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी, फिर भी पता नहीं उसके क्यों मार्क्स नहीं आते थे। एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है क्लास में तो वो रोती थी। यानी उसके माइंड पर इतना प्रेशर रहता था कि उसकी मम्मी क्या बोलने वाली है इसके बारे में। मतलब तुम्हारे कंसिस्टेंटली मार्क्स कम ही आ रहे और तुम बहुत पढ़ रहे हो। इससे कैसे ओवरकम करना है, बताओ आफिया, तुम बताओ। सच में पढ़े तो मार्क्स तो आने ही है। पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है भाई, उसको करना ही नहीं है, बस फोर्सफुली वो किया जा रहा है, ऐसा बोलना है तुम्हारा। ऐसा बोल रही हो तुम? नहीं, कट। अरे नहीं, कंटिन्यू करो आपका। एक ये भी है कि अगर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता होगा तो फिर सिटी छोड़ के कहीं और पढ़ने चले जाओ। मतलब तुम पढ़ाई के सेंस में बोल रहे हो, पढ़ाई के वो घर से छुटकारा जी। तुम्हारे जो भी लोग तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे, अगर तुम वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती तो फिर क्या करती तुम? वो मोमेंट पे, वो टाइम पे क्या करती? तो अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, है ना? तो इंट्रोड्यूस करो तुम खुद को। मेरा नाम मल्हार महल है, मुझे नीट 25 में 637 मार्क्स है और मेरा ऑल इंडिया रैंक में 54 है। मेरा नाम आफिया खान है, मुझे नीट 2025 में 579 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया रैंक 3656। ओके, तो अभी क्या करते, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन खेलते, हम्म। ठीक है? अब तुम दोनों से सवाल है। पहला सवाल कि इतना अच्छा स्कोर आया है तो कैसा फील हो रहा है, मतलब जब पेपर दिया था तब कैसा फील हुआ, और जब रिजल्ट लगा एक्चुअल में तब कैसा फील हुआ? पेपर देने के बाद तो मैं ऐसा शॉक हो गया था कि मतलब ऐसा कैसे जा सकता है, पेपर इतना हार्ड कैसा था पेपर। मुझे मुझे मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा नीट इस बार। हम्म। फिर जैसे जैसे रिजल्ट के बाद प्रोग्रेस हुआ, मतलब पेपर हुआ, फिर पता चला कि सबका खराब गया था। फिर मेरा रिलेटिवली अच्छा गया था बाकी लोगों से। फिर रिजल्ट आया, फिर और खुशी हुई कि हाँ 154 रैंक है ऑल इंडिया में। खुशी बहुत हुई फिर। एक्सपेक्टेड था वन, मतलब तुम्हारा रैंक आएगा ऑल इंडिया में अच्छा खासा? हाँ एक्सपेक्टेड तो था कि अंडर 500 आएगा, 154 एक्सपेक्टेड नहीं था। आफिया आप? मुझे एक्चुअली जब मैंने पेपर दिया तब मुझे ऐसा लगा कि अब ये एमबीबीएस में तो मेरा नंबर लगना नहीं है, अब मुझे बीएससी करनी पड़ेगी। और ये मतलब सोच के लेजिट तुमने बीएससी सोचा था? हाँ, बीएससी में क्या? क्योंकि इतने प्लेन बीएससी वगैरह हाँ जो भी है बीएससी ऐसे? नर्सिंग वगैरह जो भी है। हाँ हाँ। और जब पेपर हो यानी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा पेपर। इसीलिए फिर पेपर होने के बाद मैं बहुत रोई। फिर जब बाकी लोगों के मार्क्स पता चले और जब रिजल्ट आया फिर तब थोड़ा ठीक लगा। आंसर की चेक की थी क्या तुम दोनों ने, जब मतलब पेपर हुआ और हम्म। शाम तक की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आंसर की रिलीज कर हम्म। देते? आंसर की रिलीज मतलब आंसर की से चेक किया था क्या? नहीं, मैंने मेरे दोस्तों के साथ बात किया था पेपर के बाद, तो कुछ कुछ ऐसे आंसर मैच नहीं किए थे तो थोड़ा अजीब लगा था। फिर मैंने अगले दिन आंसर की चेक की थी और फिर हाँ मतलब जितने एक्सपेक्टेड थे उतने ही आए, तो हाँ ओएमआर मिस्टेक नहीं हुई, इसका खुश हूँ मैं। सेम तुम्हारा? मेरी भी ओएमआर मिस्टेक नहीं हुई। बट जब हमने इन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से मैच किया ऑफिशियल आने के पहले, तब ऑलमोस्ट 10-15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा था सारे आंसर की से। सबने बोला 2025 का पेपर होने के बाद सबने बोला कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, फिजिक्स का स्पेशली। फिर बायो का भी बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए। तो ये सच है? मैं फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स तो टफ था, वो तो ऑब्वियस था। मैं बोलूंगा कि बायो आउट ऑफ मतलब एनसीईआरटी। टफ यार, सब बोलते हैं सिर्फ टफ 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 टफ, मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट करो यार तुम दोनों, मतलब क्या टफ, इन व्हाट सेंस, मतलब कौन से सेंस में ये टफ है, क्या टफ आया है, थोड़ा सा बताओ। नीट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, पर जो क्वेश्चंस दिए थे पेपर में उसे पढ़ने को ही 2 मिनट लग रहे थे, समझने मतलब को। पेपर लेंदी था, मतलब क्वेश्चन था वो हाँ। बहुत बड़ा हाँ, एकदम से। हाँ। तो मतलब समझने को पढ़ने को 2 2 मिनट तो मिनिमम लगेंगी अगर स्पीड फास्ट होंगी। उसके ओके। बाद
मेथड मतलब ऐसे देखने को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, सब मेमोराइज करने को कि हाँ इसकी ऐसा ऐसी मेथड थी, वैसा क्वेश्चन नहीं था। उसमें सोचना पड़ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सबसे एक्यूरेट मेथड करना पड़ रहा था। मतलब अगर अगर इस साल 20 मिनट एक्स्ट्रा होते, हम्म। है ना, जो सेक्शन बी वाला, मतलब वो हम्म। जो पैटर्न था, हाँ। वो अगर होता तो वो सॉल्व कर पाते। तब तो और ज़्यादा लेंदी हो जाता क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ जाते हैं। ये बात सही है कि टाइम बढ़ गया, हाँ, लेकिन अगर डिफ़िकल्टी सेम होती, तो फिर वो डिफ़िकल्ट ही रहता था, हाँ। कंप्लीट कर पाना उतनी देर में। मतलब एक एक पॉइंट तो ये हो गया कि पेपर मतलब क्वेश्चन जो बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस थे, ठीक है। और और मतलब थोड़े एक दो क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो हाँ उसमें हाँ भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ। और स्टेटमेंट बेस्ड थे तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड में सोचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट आंसर वाले नहीं थे। एक क्वेश्चन था शायद से डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, हम्म। और वो टॉपिक थोड़ा सा हार्ड जाता है समझने को, ओके। और उस पे क्वेश्चन आया था बेस्ड। तो हाँ मतलब टाइम तो लगेगा समझने को कि क्या इसका आंसर वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से। अच्छा, ये तो हुआ फिजिक्स का, ठीक है। बायो का क्या सीन था? बायो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के बाहर तो आया नहीं था, मतलब हमें तुम नोट्स भी दोनों को दिए वैसे थे। बायो मार्क्स कितने हैं? मुझे 335 है। मुझे 335। सेम ही है। तो बायो का क्या मतलब, आउट ऑफ एनसीईआरटी सच में था? नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोल सकते, हमें जो टीचर्स ने नोट्स दिए थे उसके हाँ। अंदर ही था पूरा। एक जो एक सोडो क्वेश्चन था फिक सिलोमेट वाला था, हाँ वो एक आउट ऑफ एनसीईआरटी, और फिक्ट्री उसकी वाला थोड़ा। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। हाँ, और एक फिक्ट्री वाला भी थोड़ा अजीब था, उसके अलावा तो नहीं। वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कोई तो भी क्वेश्चन आया था ना, डीएनए, डीएनए का कोई तो भी नहीं, क्वेश्चन पर था, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। हम्म। है ना? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लाइन टू लाइन नहीं था बट कॉन्सेप्चुअल हम्म। था। इस बार इस मोस्ट ऑफ बार भी द उस क्वेश्चंस उसी भी टाइप ऐसे के ही थे। क्वेश्चन को लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, हम्म। मतलब। मतलब आ जाएगा वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एकदम बाहर ही है, वो पढ़ हाँ, के आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था। मतलब ये जो है आजकल ये जो ट्रेंड है कि नीट क्रैक करनी हो तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आना चाहिए, हम्म। ये वाली जो चीज है ना, हम्म। तो ये मतलब लोग, ऐसा होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, रट्टा, हम्म। रट्टा वाला पैटर्न, मतलब रट्टा मार, हम्म। है ना, लाइन टू लाइन याद करना है, लाइन टू लाइन याद करना हम्म। है। अगर वैसा का वैसा क्वेश्चन मिल रहा है अपने को क्वेश्चन पेपर में, तभी समझ लेते कि भाई ये सिलेबस का है। हम्म। बट उसी अप्लाइड जो क्वेश्चन होता है, अप्लाइड हम्म। क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पे अप्लाइड जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आने लगे थोड़े दूर दूर के, तो फिर लगने लगता है कि मतलब सभी बोलते हैं कि बोनस चाहिए या हम्म। आउट ऑफ सिलेबस है। तो इस पे तुम लोगों का क्या कहना है, मतलब तुम लोग को क्या लगता है? अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ही आएगा तो फिर तो सबको आउट ऑफ आना चाहिए, तो थोड़ा तो हाँ, मतलब उनको। जैसे पिछले साल होता हाँ, था, लाइक। थोड़ा उनको बदलना ही पड़ेगा लैंग्वेज, थोड़ा फिर ही थोड़ा फर्क आएगा ना स्कोर्स में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब वही एनसीईआरटी बेस्ड है, बट हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्यों डालेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली, एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ। वही मैं निकालना चाहता था तुम लोगों से कि एनसीईआरटी बेस्ड है, हम्म। मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा, या जो वैसा का वैसा जो मतलब सिलेबस दिया गया है हम्म। वो एनसीईआरटी से रहेगा, बट कॉन्सेप्ट अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे ना, हम्म। सिंपल बात है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। तुम अभी नीट एस्पिरेंट्स जो अभी ये सुनेंगे या जो पेरेंट्स होंगे हम्म। उनको अच्छे से बताओ कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, लाइक किस तरह से बुक्स को अप्रोच करना चाहिए, हम्म। सिलेबस को अप्रोच करना चाहिए नीट क्रैक करनी हो तो, है ना। मतलब ये जो एनसीईआरटी एनसीईआरटी बोल के रखा है ना, उसका मीनिंग समझाओ बस, शॉर्ट में। एनसीईआरटी, अगर हम बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी करना है, तो हाँ हम बोलते हो रहे कि रटना है, बोलने हमने भी रटा है, बट उसका ये मीनिंग नहीं है कि अगर उससे थोड़ा सा भी बाहर का आ जाए तो वो एनसीईआरटी के बाहर का है। वो भी रिलेटेड ही है एनसीईआरटी से, जब तुम क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तब तुम्हें जनरल आइडिया बैठ जाएगा कि हाँ कि इसका ऐसा रहेगा, इसका ऐसा रहेगा वैसा। मतलब एंड में तो एनसीईआरटी ही करना है। और जब तक लाइंस के पीछे का हम कंसेप्ट ना जाने तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे ना क्वेश्चंस। तो कंसेप्ट उसको पहले समझना पड़ता है, फिर उस पे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं ताकि हमें पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम्म। तो अच्छा, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया तुम लोगों को सुनते सुनते, क्या सच में टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है वो फॉलो करनी चाहिए? कौन सी स्ट्रैटेजी? मतलब अभी देखो, तुम लोग भी अभी टॉपर हो, ठीक है, अभी बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 200, 1000 तक अपने अपने स्ट्रेटजीज बताते हैं लोगों को या स्टूडेंट्स को, और वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं,
ठीक है, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। तो वो मतलब किस हद तक फॉलो करना चाहिए, तुमको क्या लगता है? तुम लोगों ने कभी फॉलो किया था किसी की स्ट्रैटेजी, या किसी तुम्हारा कोई आइडियल हो, हम्म। उसको तुम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो कि भाई उसने बायो का ये करने के लिए बोला तो यही करने का, ऐसा कुछ? नहीं, वैसा नहीं है। मतलब लोग तुम्हें बहुत कुछ चीजें बताएंगे, बट तुम्हें वही चीजें अप्लाई करनी है खुद के लिए जो तुम्हें अच्छी लगेंगी, जो तुम्हारे लिए तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा उससे ग्रोथ होगा, वही तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। पूरा माइंडलेसली उनका कॉपी करके तो मुझे नहीं लगता होने वाला है। खुद का भी थोड़ा उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, तो उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हाँ, मतलब अपनी अपनी हम्म। एबिलिटी, अपनी अपनी कैपेबिलिटी हाँ। माइंड की वो अब अलग अलग बारह होती बारह है। घंटे तो मैं भी नहीं पढ़ता था, मैं 6 7 7 नहीं, आवर्स उस पे आएंगे अपन, उस पे आएंगे, वो क्वेश्चन पे आएंगे कि सच में अभी आगे डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर बताओ थोड़ा सा। मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स ने मुझे बोला था कि तुम सोशल मीडिया से दूर रहना। तो सीनियर्स मतलब क्लास के सीनियर्स या स्कूल नहीं, लाइफ जो वाले पास सीनियर्स? आउट हो गए वे ओके ओके, स्कूल के हाँ या हाँ, बोलो जिनको बोलो। मैं जानती हूँ जिन्होंने नीट दिया है, ओके। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप सोशल मीडिया से दूर रहना। तो मैंने सिर्फ वही एक एडवाइस फॉलो की है, और बाकी मुझे जैसे ठीक लगता था मैं उसी हिसाब से पढ़ाई करती थी। जो जो टेस्ट आ रही है बस उसके ऊपर फोकस करो, करंट सिलेबस जो है उसको रिवाइज करते रहो। तुम लोग तो फ्रेशर थे दोनों, है ना? फ्रेश में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, एम्स तो तुम्हें मिलने ही वाला है, दोनों को भी। तो अपनी जो जनता है, मेजोरिटी जनता ऐसी है कि वो एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना? मतलब स्टेट बोर्ड्स अपने अपने स्टेट से, ज़्यादातर लोग सीबीएसई वाले नहीं होते हैं, अगर है भी, बट वो बचपन से सीबीएसई वाले नहीं थे। समझ रहे हो तुम लोग? मतलब हम्म। जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल कैटेगरी के या नॉर्मल मीडियम के बोल सकते हो। हम्म। तो फिर उन लोगों को लाइक तुम बैकलॉग कैसे कवर करोगे? मतलब बैकलॉग तुमने, वो तुम लोगों का भी बैकलॉग आया था किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, लेक्चर वाइज बैकलॉग या खुद का बैकलॉग? बैकलॉग कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आने ही मत दो। तो तुम अभी ये तो 11th को बता सकते हो कि तुम भाई स्टार्टिंग से भाई हम्म। जैसे तुम्हारा चल रहा है, तुम लेक्चर मतलब कोचिंग में जा रहे हो, हम्म। तो जो डेली पढ़ाया गया है वो खुद से भी पढ़ो और उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, हो गया तुम्हारा, ठीक है। हम्म। बैकलॉग नहीं पड़ेगा ऐसा अगर करोगे तो, मतलब तुम्हारा ऐसा कहना है? ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो ना तुम, क्योंकि तुम लोगों ने 11th किया, 12th किया और तुम अभी सिलेक्शन हो गया तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट जो ड्रॉपर्स है, हम्म। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे तुम लोग कि कैसे, अगर उनका बैकलॉग आता है तो कैसे कवर करना है? कुछ तो सोचा होगा, कभी तो थोड़ा बहुत तो बैकलॉग आया होगा। हाँ, तो मतलब 11th के एक दो टॉपिक्स कुछ याद नहीं आ रहे होंगे, तो बहुत वीक होंगे। तो मैंने उससे 12th में कुछ ऐसा फोकस नहीं किया था, मैंने उसे स्किप कर दिया था। फिर सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने उसको पढ़ा था। नहीं तो अगर टेस्ट में आता तो उसके लिए प्रिपेयर किया था। नहीं तो अगर 12th चालू होते हुए कुछ 11th का बैकलॉग होगा तो मैंने उसे स्किप किया था। बस वही है। हम्म मुझे लगता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ छूट गया है, हम्म तो आप पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके हम्म बाद में आप या तो यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिए उसके बारे में, नहीं तो आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है जैसे कोचिंग के मॉड्यूल्स या एनसीईआरटी, उससे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और वही रिवाइज करते रहिए, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। हम्म। आपने अभी यूट्यूब बोला, हम्म। है ना? तो क्या है ना कि अभी कुछ कुछ चीज़ें लाइक ब्रांड बन के रखे हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कोचिंग का है, किसी कहीं का, किसी का भी नाम नहीं लूँगा, मैं किसी टीचर का भी नाम नहीं लूँगा। ये जो हो रहा है ना आजकल की एजुकेशन के नाम पे या नीट के नाम पे, जेडबलई के नाम पे, कि यही एजुकेटर अच्छा है, इसके ही पास लगाना है, अगर नहीं फॉलो किया तो नहीं होगा, ये वाली जो चीज़ है वो मतलब कितनी सही लगती है तुम्हें? अभी आफिया ने बताया कि यूट्यूब से भी देख सकते हो, है ना? मतलब इन शॉर्ट आफिया का कहना है कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कैसे भी करो तुम, है ना? तो फिर तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब ये जो ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है ना किसी एजुकेटर को या किसी इंस्टीट्यूट को, हम्म। अगर वो नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो वाला। हम्म। तो इस पे बताओ यार थोड़ा सा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तो तुम ही हो ना। तो जब तक तुम्हें समझ रहा है तो तुम्हें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किससे भी तुमने यूट्यूब पे देख लिया, अगर तुम्हें वो कंसेप्ट समझ गया, खत्म। उसके बाद कुछ देखना ही नहीं है, उसके बाद अपना काम करना है। अब किसी को फॉलो करके तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? तुम बस खुद का करते रहो। लोगों को फोमो होना चालू हो जाता है ना कि ये इसने ये कोचिंग ज्वाइन की है, मुझे भी ज्वाइन करनी है, ये हाँ। एजुकेटर मुझे भी फॉलो करना चाहिए।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा कंटेंट फ्री में भी मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो आप एग्जैक्टली उससे भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही है, करना ही है। बस कुछ भी हो जाए कॉन्सेप्ट हम्म क्लियर होनी चाहिए, तुम फिर वो कैसे भी करो, गूगल पे सर्च करो या एनसीईआरटी खुद समझो। या एक दोस्त से एक पूछ लो। अगर एनसीईआरटी मैं तो करता था भाई 2018 में, हम्म हमारे मतलब उस टाइम इतना यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था, हम्म तो मैं एनसीईआरटी के कुछ कुछ मतलब स्टेट बोर्ड का था मैं, तो एनसीईआरटी के कुछ कुछ वर्ड्स नहीं समझ आते थे, कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ आती थी, हम्म तो मैं गूगल पे सर्च करता था उस वर्ड का मीनिंग, फिर खुद को समझाता था, फिर वो कॉन्सेप्ट खुद को समझाता था पूरी। तो इस तरह से तो हम्म मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे, तो एग्री करता हूँ। डॉक्टर बनना है, ये जो चीज़ है, जो ख्याल है कि भाई ये जो ड्रीम है या गोल हम्म। है जो भी है, वो कौन से मोमेंट पे डिसाइड हुआ, कौन सा ऐसा मोमेंट था कि तब वो डिसाइड हुआ? दोनों में बताओ, तुम बताओ आफिया। मेरा जो नाम है उसका मीनिंग ही है हेल्थ एंड वेल बीइंग। अच्छा, तो आफिया मुझे का लगा मीनिंग है हाँ, हेल्थ एंड, वेल बीइंग। ओके ओके। तो मुझे लगता है कि पहले से ही डिसाइडेड था। और जब 10th खत्म हुआ तो मुझे मैथ से बहुत नफरत थी, बचा था सिर्फ बायो ही। हाँ, मेरा भी सेम ही था कि मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर है, तो उनका तो इन्फ्लुएंस सही अच्छा खासा कि हाँ, कि डॉक्टर एक अच्छी प्रोफेशन है लाइफ में। और फिर 10th के एकदम एंड में लाइक नवंबर दिसंबर में मेरा डिसाइड नहीं था कि मैं जेई लूँ कि नीट लूँ, लाइक मेरा कंफर्म था कि मैं साइंस में ही जाऊँगा। हम्म फिर मुझे थोड़ा और मैंने सोचा, फिर मुझे समझा कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है जितना जेई के लिए लगता है कि मैं जेई एडवांस छोड़ पाऊँ। और मुझे इतना पता था कि मतलब नीट मेरे से अच्छा खासा हो जाएगा। शायद जेडब्ल्यू भी दी थी ना तुमने? हाँ, मेंस दिया था मैंने। अच्छा आया था क्या स्कोर? हाँ मतलब, हाँ तो 99.46 थे मुझे परसेंटाइल। तो ये अच्छा नहीं है क्या? हाँ, मतलब क्या होता है? हाँ तो मैंने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया था, तो हाँ उसके हिसाब से तो अच्छा ही था। भाई मेन मुद्दे पे आते हैं। हम्म ठीक है, अपन बात करेंगे अभी स्ट्रैटेजी की। हम्म अभी आपको बताना नहीं है स्टूडेंट्स को कि स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, हम्म बस तुम अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी क्या थी, लाइक 11 से, हम्म है ना? 11 से तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, या रूटीन भी बता सकते हो जिस हम्म हिसाब से तुम कंफर्टेबल हो। मैंने पहले 11th से ही ठान लिया था कि मुझे एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, एक भी टेस्ट मिस नहीं करनी है, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझने हैं। और ये मैंने थ्रू आउट 2 इयर्स कंटिन्यू किया है। और एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि मुझे फ़िज़िक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, तो मैंने केमिस्ट्री और बायो पे बहुत फोकस किया था कि अगर मेरे फिजिक्स में 16 मॉक टेस्ट में अगर 160 165 भी आए तो स्कोर बैलेंस होता था, यानी 680 प्लस ही रहता था। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी वो 11 से तुमने फॉलो करा था? ये 11 से? मैंने 12th में अपनाई है, ये जो स्ट्रैटेजी है टेस्ट अटेम्प्टिंग जो मैंने अभी बताई हाँ कि हाँ। मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट जाती थी तो मैंने केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा फोकस किया। रूटीन बताओ तुम्हारा पर्टिकुलर डे का, फॉर एग्जांपल आज मंडे है और आज तुम उठी और आज दिन भर तुम क्या करोगी? हमारी कोचिंग्स रहती थी, यानी 10 से 2, 10 से 4। हम्म। उसके पहले भी पढ़ना और बाद में भी पढ़ना? कुछ टाइम ये कितने घंटे कट कर देना कितने, प्लीज। अरे अरे कोई नहीं, कितने घंटे कोचिंग होती थी? कोचिंग रहती थी ऑलमोस्ट 4-5 घंटे, उसके बाद घर पर 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी। हो जाता था? 11th में मैं थोड़ी कम पढ़ाई करती थी, फिर 12th में जैसे जैसे समझने लगा कि कितना और ध्यान देना चाहिए अरे सब्जेक्ट्स को। 11 कितना इम्पोर्टेंट वो भी बताओ यार। हाँ, सही बात है। हमारे एक टीचर थे, जब हम लोग 11th में थे उन्होंने बताया था कि जो 11th का अगस्त है, 11th के अगस्त से लेके 12th के अगस्त तक एक हम्म स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है प्रिपरेशन का। उसमें आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना फिर आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये हो गया अभी जो 10th से बाहर निकले हैं, हम्म हम्म, अंडे से बाहर निकल गए हैं अभी। हम्म अभी वो 11th में है, उनके लिए था आंसर, ठीक है। हम्म अभी बताओ जिनका 11th हो चुका है, 12th में गए हो, और ऑब्वियसली उन्होंने सीरियसली नहीं लिया होगा, हम्म तो फिर अब बताओ, फिर तुम पे आता हूँ मैं, सभी क्वेश्चन पूछूंगा जो इनको पूछे। मेरा ऐसा नहीं था, जब 12th पढ़ाया तब मैंने 12th पे फोकस किया। जब 12th ख़त्म हो गया था तो उसके बाद जो जो 11th के वीक टॉपिक्स थे तो मैंने वो कर लिए थे फिर। कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी क्या उसके लिए?
अलग से? उसके लिए वही मतलब जो कोचिंग का जो चल रहा है सिलेबस, उसके साथ साथ अपना एक जो बैकलॉग है या जितनी चीज़ें अपन जो जो चैप्टर्स में वीक है उसका अलग से एक प्लान बना के साइमल्टेनियसली कोचिंग के प्लान के साथ, क्योंकि कोचिंग का अपना एक शेड्यूल होता है, उनके लेक्चर्स होते हैं अलग से, फिर अपना बैकलॉग होता है या अपनी चीज़ें होती है, अपनी सेल्फ स्टडी की चीज़ें, तो अपना एक टाइम टेबल ऐसे साइमल्टेनियसली चल सकता है। ये तो एक्चुअली हमारी जो कोचिंग थी तो उसमें ही था कि जैसे 12th का सिलेबस ख़त्म हुआ तो उन्होंने 11th और 12th दोनों कंबाइंड टेस्ट लेनी चालू कर दी थी। हम्म। कभी 11th की पार्ट सिलेबस होती थी, कभी 12th की, तो उससे रिवीजन हो ही जाता था। अब तुम बताओ तुम्हारी स्ट्रैटेजी या रूटीन दिन भर का। मेरा 11th और 12th का रूटीन थोड़ा पूरा अलग ही था। मतलब मैं 11th में अलग तरीके से पढ़ता था और 12th में मैं अलग तरीके से पढ़ता था। तो 11th में मैं कुछ ज़्यादा ही फोकस था नीट के बारे में, ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। मैं रोज़ के लाइक 8-9 आवर्स स्टडी करता था क्लासेस के बाद। मेरे क्लासेस सुबह 7:30 टू 5:30 12:30 होते थे, 5 आवर्स। और उसके बाद 12:30 टू 1:30 थोड़ा लंच वंच करके 1:30 टू 10 में पढ़ाई करता था। बीच में एक डेढ़ घंटे का ब्रेक होता था। और फिर 10-11 को मैं सो के फिर वापस क्लासेस के लिए उठता था। तो 11th का था और 11th में मैं घर पे पढ़ता था। फिर 12th में हमारे क्लासेस सेम टाइमिंग में थे सुबह वाले। पर मैंने फिर 12th में इंस्टीट्यूट पे पढ़ना चालू कर दिया था। तो फिर इंस्टीट्यूट में मेरे 5-6 दोस्त भी साथ में पढ़ते थे। तो हमारा अच्छा खासा एक पीए ग्रुप बन गया था और उसमें फिर मेरी अच्छी पढ़ाई हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ। भाई अपन किसी के साथ हाँ, कंपेनियन बने अपना पढ़ाई करने के लिए। 3-4 लोग ऐसे हो जिनका नॉलेज लेवल तुमसे ऊपर नीचे बट थोड़ा सेम ही हो। हाँ हाँ और तुम एक दूसरे से सीख रहे होंगी, इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है, कुछ हाँ। नया पॉइंट समझ गए एनसीईआरटी से। तो पीए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं राइट वही राइट। कहूंगा। 12th में मैं 6-7 आवर्स पढ़ता था। मैंने 11th से कम पढ़ाई की थी 12th में, वो मैं बोल सकता हूँ। एंजॉयबल ज्यादा मुझे 12th लगा था क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था ना। पीए ग्रुप पढ़ाई के लिए भी होता है, मजे के लिए भी होता है, तो मजे तो हाँ अच्छे ही मतलब हुए थे। मजे मजे में पढ़ाई होती थी। हाँ। मतलब अगर कोई क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है तो वो मजे मजे भी हो रहे हाँ, हैं और उसमें। जोक्स भी होते थे। हाँ हाँ वही। तो 12th ज्यादा एंजॉयबल था मेरे लिए 11th से। यही तो होता है यार, एंजॉय करके पढ़ाई हम्म। यही तो होती है, और क्या होगा, और क्या अलग होगा, है ना? हम्म। वो फिर इस पे आते हैं, इस पे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो फ्रेंड्स की वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, लाइक वो जो सोशल मीडिया वाला सीन, नहीं तो दोनों मैं भी? ऑफलाइन था ना, और सबको ही नीट में फोड़ना था ना। और अगर सबका गोल सेम होगा तो डिस्ट्रैक्शंस की होंगे, वही कह सकते हो ना। ओके। तुम्हारा? मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी किसी के पास सोशल मीडिया नहीं था। तुम दोनों का नहीं? हाँ व्हाट्सएप था बस। हाँ, मतलब वो तो हाँ। इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए हाँ। चाहिए होता है। ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सेल्फ स्टडी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। तो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एज ए नीट एस्पिरेंट तुम कितना पढ़ते थे, या जो सुन रहे हमें देख रहे हैं हम्म। वो लोग नीट एस्पिरेंट्स है, तो वो लोग लाइक कितने घंटे पढ़ना चाहिए उन लोगों ने? और स्पेशली पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताओ, क्योंकि कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई घर में बंद करके रखते हैं, तेरे को पढ़ना है पढ़, पढ़ना है बस पढ़, हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना के रखते हैं ना इन्वायरमेंट। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कितने घंटे, ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? क्लासेस को इंक्लूड एक्सक्लूड करके तुम्हें 6-7 आवर्स तो पढ़ना चाहिए। तो वो तो कंपलसरी है। डेली? क्योंकि हाँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, तीनों को एटलीस्ट 2 आवर्स तो लगेंगे ही समझने को। और रोज पढ़ना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट को, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है ना। 11 ओके। 12 दोनों साथ में आ रहा है। और तुम्हें तो बस दिन का ही पढ़ना है ना, जो सीखा है वही पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो तो डुएबल ही है ना। अगर। ये तो तुमने इसके लिए बताया लाइक ड्रॉपर्स के लिए, हम्म। है ना, 11 12 इंक्लूड करके। हम्म। अगर 11 से करना है, 11 का कोई बच्चा है, 11 का कोई स्टूडेंट है, तो वो कैसे करेगा, फिर कितने हाँ, घंटे करेगा? मतलब स्टार्टिंग में 10th to 11th में तुम्हें थोड़ा दिक्कत जाएंगी कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए। तो तुम 2 घंटे के बाद ब्रेक ले सकते हो, आधे घंटे का। मतलब अगर मान लो कि तुमने 2 बजे 2 o'clock से चालू किया, तो 2 to 4, फिर 4:30, फिर 4:30 to 6:30, फिर 7, फिर 7 to 9, 6 घंटे हो गए यहाँ पे ही। और तुम्हारी नींद हम्म भी अच्छी होंगी। तो मतलब स्टार्टिंग से 6 घंटे तो पढ़ सकते हो। वही। हम्म। फिर बाद में इंक्रीज करना है तो वो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अभी आ, मुझे बताओ कि तुम लोग अपनी अपनी सेल्फ स्टडी करते थे, ठीक है, कोचिंग तो अपनी जगह है, बट सेल्फ स्टडी, तुम्हारी सेल्फ स्टडी कैसे होती थी? मतलब तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करते थे, कैसे सेल्फ स्टडी का टाइम देते थे, या किस तरह से
उन 3 सब्जेक्ट को अप्रोच करते थे तुम्हारे हिसाब से, और इन लोगों ने भी कैसे करना चाहिए? मैं ये करती थी कि मैं पहले डिसाइड कर लेती थी मुझे उस दिन क्या-क्या कंप्लीट करना है, और सबसे पहले जो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता था मैं उससे स्टार्ट करती थी, ताकि अगर आपका पहले डिफ़िकल्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आप हम्म। इज़िली बाद में ईज़ी वाला कर सकते हो। तो मैं ये करती थी कि मैं फिज़िक्स से स्टार्ट करती थी। पहले कंसेप्ट देखना, उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, हम्म। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर देख लिया, हो गया। आप कंटिन्यूअसली 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में उसके आंसर्स देखो, चेक करो, और हम्म। फिर उसमें जो टाइम प्रॉब्लम लगा के देखने के कि नहीं लगाने की जरूरत? प्रैक्टिस के टाइम, जरूरत नहीं, ओके, नहीं। सेल्फ स्टडी करो, ओके, हाँ, कंटिन्यू करो। ये मैं करती थी फिजिक्स के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री में मुझे कभी ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर के रिसोर्सेज से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम्म। क्योंकि मेरे टीचर काफ़ी अच्छे थे। ओके। वो जो लेक्चर में जो पढ़ाते थे नोट्स, में वो रिवाइज करती थी और एनसीईआरटी से पढ़ती थी। एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, आप उससे भी करो हम्म। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा टेस्ट वगैरह में। और बायो का तो वही एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री के लिए भी कुछ अलग से तुमने फॉलो नहीं किया? लाइक कुछ कुछ लोग करते हैं ना कि, और इनऑर्गेनिक के लिए अलग से नोट्स ही फॉलो करने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं इनऑर्गेनिक के लिए बनाए हुए, हाँ, वो तो उस तरह टीचर्स से। दोस्तों से टीचर्स से पूछ के कर सकते हैं, पर एंड में तो एनसीईआरटी और नोट्स ही करना है और कुछ इसके इनऑर्गेनिक अलावा के करना है। लिए एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं किया था मैंने तो। ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सर ने नोट्स में पढ़ाया था वो बट थोड़ा वो ऊपर तो, लेवल का पढ़ाते थे, तो उतना ठीक हाँ था। मतलब वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम्म। एकदम डीप, हम्म। समझ गया मैं। तो फिर उससे मतलब अच्छे से कोई भी क्वेश्चन हो कॉन्सेप्चुअल तो वो हो जाता सॉल्व, राइट? तो अब तुम्हारा बताओ। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की वही स्टडिंग स्ट्रेटेजी। स्टडी। स्टडी स्टडी वाली, हाँ फिजिक्स तो केमिस्ट्री बायो। एक्चुअली मैं कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता कि भाई 2 घंटे में फिजिक्स निपटाना, ये मुझसे कभी होता नहीं था। मैं ऐसा करता था कि इस दिन में ये 3 टॉपिक्स से इन इन 3 टॉपिक्स को कुछ भी करके कंप्लीट करना है। तो फिर अब वो 4 घंटे में हो जाए या 7 घंटे में हो जाए, अगर 7 घंटे में हो जाए तो ठीक है, तब 3 टॉपिक्स हो गए। अगर जल्दी खत्म हुआ तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाता था। मतलब जब सिखाने के टाइम तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, जितने सर ने हमें बोले थे प्रैक्टिस करने को मैंने उतनी किए थे। बट सिलेबस खत्म होने के बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया था। वही है। तुम दोनों ने कभी टाइम टेबल बनाया है? नहीं नहीं, लाइक कभी। मैं कैसा पता है, अ, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है, मतलब 15 मिनट 1 घंटा ऐसे, इस तरह से अपन पूरा दिन को हम्म। डिवाइड करते हैं, हाँ नॉर्मली ऐसे ही करते हैं सब लोग। हाँ, नहीं पर वो बहुत हार्ड जाता है कि तुमने अगर हर एक चीज को टाइम स्टैम्प कर दिया कि 8:30 को खाना है, तो पॉसिबल ही है ना कभी लेट होगा, कभी ना कभी कुछ, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना वो आइडियल सिचुएशन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो टाइम टेबल की, आधा घंटा आगे पीछे हो जाए फिर भी चलेगा ऐसा। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि आज मुझे फिजिक्स का ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, हम्म। केमिस्ट्री की ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, बायो की ये पर्टिकुलर टॉपिक्स या उसमें का कोई पर्टिकुलर पॉइंट वो हम्म। कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। हम्म। ये आज हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो हाँ, ऐसा होता होगा ना हाँ, तुम लोगों का भी? होता तो है। होता होगा, तो फिर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा फील होता होगा ना, डिमोटिवेशन हाँ, टाइप। तो फिर क्या करते थे? फिर हाँ मतलब मैं अगले दिन पुश करता था उसे कि अगले दिन कर दूंगा। बट हाँ मतलब मोस्टली अगले दिन भी नहीं होता था। बट वो ओवर टाइम फिर वो तुम भूल जाते हो फिर कि हाँ ऐसा कुछ याद था। तो वही है। फिर ऐसे कभी प्रोक्रास्टिनेट किया है? प्रोक्रास्टिनेट कि भाई हाँ, नहीं प्रो यार, आज बहुत। नहीं करता हूँ यार, कल करता हूँ, मतलब थोड़ी देर बाद करता हूँ, नहीं यार थोड़ी देर बाद मतलब 1 घंटे बाद देख लूंगा। हाँ हाँ, बहुत बार। फिजिक्स में केमिस्ट्री में कुछ अगर क्वेश्चंस बहुत हार्ड क्या जा रहे हो। रीजन थे प्रोक्रास्टिनेट करने के तुम्हारे, मतलब हाँ, एक रीजन क्या थे? सोशल मीडिया, फोन, या दोस्त, या ऐसे ही आलस? पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। मुझे तो ओके, बहुत आलस आता था कभी-कभी। आलस है ना? तो ये बुरी चीज तो नहीं है आलस आना। हाँ, बुरी चीज नहीं है। मतलब तुम कर रहे हो प्रोक्रास्टिनेट, पर इतना नेक्स्ट लेवल तक मत लेके जाओ कि भाई, मतलब डे बाय मतलब एक दिन हाँ निकल हाँ जा रहा है, हाँ हफ्ता निकल जा रहा है, फिर भी तुम बस बोल ही रहे हो कि कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, या कल वो चैप्टर करूंगा पर्टिकुलर। इतना भी नहीं करना है। हाँ। थोड़ा बहुत हो रहा है तो 1-2 दिन चलता है, 1-2 दिन हाँ, लेट हो वो गया तो। नॉर्मल है। बट अगर हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, तो खुद को बहुत
कम समझने लगते हैं ना, हम्म मोटिवेशन बहुत डाउन होता है या गिल्ट अलग ही आता है, हम्म और फिर वो ऐसे लूप में साइकिल में चला जाता है इंसान कि मेरे से नहीं होने वाला अब, वो वाला सीन। तो छोटी छोटी चीजें जो होती है, गलतियां होती है, लाइक सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, है ना, उसके वजह से, या कुछ कुछ चीजें रही है, कुछ भूल गया, या फॉर एग्जांपल तुमने अभी कुछ दिन पहले चैप्टर किया था, अभी उसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब हम्म समझ रहे हो तुम। हाँ तो ये छोटी छोटी चीजें ना खुद को, मतलब नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, तो खुद को कोसने लगते कि नहीं यार, नहीं होने वाला तेरे से, मतलब हम्म तू ऐसे करेगा, तू आगे ढकलते जाएगा, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएगा, तो कैसे होगा तेरे से। ये खुद को कम समझना हम्म छोटी छोटी चीजों पे, ये तुम्हें सही लगता है क्या? मुझे लगता है कि खुद को कोसने से, बाकी लोगों को कोसने से कुछ होने नहीं वाला। आप बस एक क्वेश्चन सेट उठा लो और वो सॉल्व करो। जब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि अरे ये मेरे से नहीं बन रहा है, तब जो मोटिवेशन आएगा पढ़ने का अंदर से, हम्म। तो वो अलग लेवल का होता है। ओके। यानी आप जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ये बचा हुआ है। और जब तक वो पाइल अप नहीं होता है दिमाग में कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तब तक फिर मोटिवेशन ही नहीं आता पढ़ने का। मतलब मेरा भी वही है कि अगर तुम्हें कुछ आ नहीं रहा है तो मैं तो दूसरों से कंपेयर करता था कि इस बंदे को कैसे आ गया, ये तो मेरा दोस्त है, हम दोनों ने सेम पढ़ा है, तो हमें हमें क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। तो वो अलग लेवल का मोटिवेशन था कि भाई उसको आ रहा है तो मुझे भी आना चाहिए। मतलब ग्रुप में एक दूसरे को पुश हाँ कर रहे हैं। ईगो पे जाते थे क्या बात कभी? किसी को मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या तो कभी? वो एक्सप्रेस नहीं करते थे ना। हाँ मतलब अंदर से रहता था ना, यार इसने टॉप मार दिया इस टेस्ट में, इस अगली टेस्ट में तो मैं टॉपर हूँ जेन्यून ऐसा। आंसर दे रहा है तू भाई। ये तो हुआ गोल के बारे में, ड्रीम के बारे में, एमबीबीएस करना है। दिन भर तो इसी चक्कर में रहते होगे तुम लोग, 11 से लेके आज तक, है ना? मतलब तुम्हारी सुबह ऐसी होती होगी, बस एमबीबीएस, और तुम जब सोने जाते होगे रात को, सब काम करके तुम्हारा, हम्म, तब भी दिमाग में वही रहता होगा, एमबीबीएस। बट ये गोल, ये ड्रीम सब बाजू में छोड़ के कुछ था तुम्हारे मन में, लाइक तुम्हारा पैशन, तो इन शॉर्ट तुम्हारी हॉबीज क्या थी स्टडीज छोड़ के? मैं बचपन से क्लासिकल म्यूज़िक सीखती थी, तो गाने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स्ड फ़ील गाकर होता था। सुनाओगे ना एक थोड़ा सा अंतरा छोटा सा, मतलब बाद में एंड में करेंगे, एंड करेंगे अपन, वीडियो का एंड करेंगे तुम्हारे गाने से, ठीक है ना? तुम्हारा? हाँ मैं 10th तक मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता था और मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, पर 11th 12th में मुझे वो सैक्रिफाइस करना पड़ा क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर सकते दोनों को साथ में। वो कुछ कुछ लोग कर सकते हैं बट मैं नहीं कर पाया था मैनेज। हाँ तो मतलब हॉबी के नाम पे मैं बस दोस्तों से बात करता था इंस्टीट्यूट में, वही एक था। हॉबीज के नाम पे हाँ बात करना, हाँ भाई, ठीक है। थोड़ा सैक्रिफाइस तो लगता ही है इसे, फुल्ली मैनेज करना बहुत हार्ड जाता है वो तो। मतलब तुम खुश कैसे रहते थे? हाँ दोस्तों से बात करके। दोस्तों से बात करना तुम्हारी खुशी, और तुम, मेरे पास 2 मतलब कैट्स तुम थे। गाने गाती थी? नहीं, उसके अलावा मेरे पास 2 कैट्स थे। अब सोशल मीडिया तो था नहीं, मूवीज़ नहीं देख सकती थी कुछ, तो मैं ओके। मेरे कैट्स के साथ थोड़ा खेल लेती थी। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, उनकी स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट जितना होते थे तुम्हारे साथ, हुए कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट? नहीं। और तुम्हारे दोस्त, तुम तो ग्रुप में पढ़ाई करते थे, हम्म तुमको तो पता होगा तुम्हारे दोस्तों के किसी ना किसी के तो होगे पेरेंट्स कि हम्म स्टूडेंट, मतलब उनके बच्चे से वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम्म वो वाला सीन। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, उनकी स्ट्रिक्टनेस, या फिर उनका आपको किसी फ्रेंड से कंपेयर करना, देख हम्म भाई तेरा वो दोस्त, या पर्टिकुलर तुम्हारे एज का तुम्हारे रिलेटिव कोई, हम्म है ना, तो कंपेयर करना, तो वो होता था तुम्हारे घर में कभी, हुआ है? हाँ मतलब अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो कंपेयर तो नहीं किया, पर ताने तो मारे कि ऐसे कैसे कम आ गए। तो हाँ मतलब प्लेफुल वे में था वो, ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट वे में तो नहीं था। अच्छा। और अगर उन्होंने ऐसे प्लेफुल वे में किया तो खुद को भी लगता ना भाई ऐसे कैसे मजाक उड़ाया मेरा, अब तो मैं ऐसा करने नहीं दूंगा वापस। तो हाँ, मतलब उसको अच्छे वे में ही लो, स्ट्रिक्ट हो या प्लेफुल हो, एंड में ओके। मतलब हाँ अच्छा ही होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एलिबरेट करना चाहूंगा, क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए क्या? अगर होनी चाहिए तो कितने होनी चाहिए, मतलब कहाँ तक, किस लेवल तक एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? अगर तुम्हारी हम्म कोई, तुम अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक नीट, नीट की बात करते हैं, हम्म तो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए क्या?
खुद के ऊपर, खुद लगाए हुए या पेरेंट्स लगा रहे तुम्हारे ऊपर? रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए क्या इन शॉर्ट? मुझे लगता है इतना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड रहो। मतलब किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, ना रेस्ट्रिक्शन ना किसी की। अ, हाँ, यानी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यानी आपके पेरेंट्स को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसको ऐसे बोलो, ऐसे करो। आपको अंदर से ही होनी चाहिए कि अपना ये गोल है, इसके तरफ फोकस्ड रहो। मतलब जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तू पढ़ नहीं रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, तू वो नहीं कर रहा है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब वो सच में नहीं कर रहा है, मतलब वो दिल से कर ही नहीं रहा है, उसको करना ही नहीं है, बस फोर्सफुली वो किया जा रहा है, ऐसा बोलना है तुम्हारा? ऐसा बोल रही हो तुम? नहीं। अरे ये कट करो। अरे अरे नहीं नहीं, कंटिन्यू करो, अपन कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे हैं इस पे। तुम कंटिन्यू बात करो, तुम कंटिन्यू। नहीं, फिर से क्वेश्चन इसको बोलो। तू आंसर कर रहे, तू बोल तू, अपन हाँ, करेंगे मैच अगर करने। अगर पेरेंट्स को पता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो फिर रेस्ट्रिक्शन रखने का फायदा ही नहीं है। अगर खुद को भी पता है, पेरेंट्स को मतलब भी तुम पता है। ये जो आंसर दे रहे हो पेरेंट्स के लिए दे रहे हो फिर? हाँ, कि हाँ अगर हाँ। पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, फिर उसे और पढ़ने को बोल के फायदा क्या होगा? अगर वो मेहनत कर रहा है तो अच्छी बात है ना। बट बट अगर वो नहीं कर रहा है, फिर लगाना तो जरूरी पड़ेगा। बस इतना इंश्योर कर देना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है, उसके मार्क्स आ रहे हैं। ओके। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं और पेरेंट्स बहुत डांटते हैं, मतलब वो होता है ना कि हम्म। डांटते हैं बहुत ज्यादा, तो वो वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डांटना तो हो अभी ही तुम सकता है। इस तरह से इसको बोलो, इस आंसर करो कि अभी जो देखने वाले लोग हैं ना वो पेरेंट्स भी होंगे बहुत सारे, हम्म। तो सीधा सीधा कहो पेरेंट्स को कि तुम तुम्हारे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस हम्म। तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हो, और करना कि मतलब कैसे करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन रखना है कि नहीं रखना है, सोशल मीडिया उनके हाथ में देना है कि नहीं देना है, या कितने लेवल तक रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं। अब सीधा सीधा कहो तुम पेरेंट्स से। देखो, मैं पेरेंट तो नहीं हूँ, पर मैं एक चाइल्ड के नाम से ये बोल सकता हूँ कि डांटना थोड़ा कम कर सकते हैं, बट अगर डांटा भी तो उसके डांटने के बाद थोड़ा उसको पॉजिटिवली मोटिवेट भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बस वही। मतलब तुम थोड़ा सा एग्जांपल देके बोल सकते हो इस चीज को? कोई भी कोई भी एक हाथ थोड़ा सा इंसिडेंट मतलब। इमेजिनरी जो कि मेरी इंडियन पेरेंट। हाँ। मेरी एक बैचमेट थी। हाँ हाँ। वो पहले ही बहुत शाय थी और बहुत हार्ड वर्किंग थी। हम्म। लेकिन फिर भी पता नहीं उसके क्यों मार्क्स नहीं आते थे। हम्म। और उसकी मम्मी हमेशा उसके पीछे ये करती थी कि तुम क्यों नहीं पढ़ती, तुम ये करो, टू द पॉइंट कि अगर उसका एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है क्लास में तो वो रोती थी। यानी उसके माइंड पर इतना प्रेशर रहता था कि उसकी मम्मी क्या बोलने वाली है उसके बारे में। मतलब उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो तो हाँ, दूर की बात है। हाँ, बट उसको उसकी मम्मी का इतना डर था। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका नहीं आया रिजल्ट, उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। थी वो बहुत हार्ड वर्किंग, उसने बहुत मेहनत की है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मुझसे तो कहीं ज़्यादा पढ़ती थी। लेकिन क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी तो उसके माइंड पे एक कांस्टेंट प्रेशर रहता था। तो और सॉल्यूशन क्या है, कैसे रहना चाहिए इंडियन पेरेंट्स ने? अभी तुमने तो प्रॉब्लम बता दी तुम्हारे दोस्त की, हम्म, कैसे रहना चाहिए एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को, कैसे रहना चाहिए था उसके साथ? कम मार्क्स आ रहे तो कुछ ना कुछ रीज़न तो हो गए कि वो उसको बीच में पैनिक अटैक आ गया होगा या क्वेश्चंस पॉइंट नहीं है, हो मतलब पाए थे। तुम रीजन ढूंढो, तुम्हारे बच्चों से बात करके अच्छे से उनके साथ फ्रेंडली हम्म। रह के रीजन ढूंढो, फिर रीजन का मतलब जो भी रीजन आएगा उसका सॉल्यूशन ढूंढो, है ना? ऐसा कहना है तुम्हारा? वही, और जब तक कि आप एक पर्सन को बोलते जाओगे कि करो करो, जब तक उसकी अंदर से इच्छा होगी ही नहीं करने की तो फिर वो बात हो ही नहीं सकती ना। इसीलिए फोर्स करके कोई काम की बात नहीं है। ये भी हो हम्म। सकता है कि आपके बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उस चीज़ में उसका पैशन कुछ और हो। तो तुम्हारे दोस्त का पैशन क्या था, मतलब क्या करना था उसको? वो मुझे नहीं पता। एक ये भी है कि अगर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता होगा, तो फिर सिटी छोड़ के कहीं और पढ़ने चले जाओ, नागपुर, कोटा। वो तो पॉसिबल ही है। तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में तो रहेंगे, बट थोड़ा थोड़ा बाहर रहेंगे। तो तुम इंडिपेंडेंट तुम्हारा काम कर सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन है। पर बस उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए अकेले रहने के लिए। मतलब तुम पढ़ाई के सेंस में बोल रहे हो हाँ, पढ़ाई के सेंस में बोल रहा। कि घर से छुटकारा चाहिए इसलिए पढ़ाई के सेंस में समझ गए, समझ गए। अभी अपन आगे बढ़ते हैं कि कैसे पेरेंट्स ने रहना चाहिए, वो तो बता दिया तुमने। हम्म।
नहीं, वो हम बोल नहीं सकते, आइडिया नहीं है उसका। नहीं, अभी भी उस पे ही बात करेंगे अपन। उस पे बात मतलब उसी सिनारियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली, जो कोचिंग्स के एग्जाम होते हैं, वीकली एग्जाम या मॉक टेस्ट हो, है ना, वो प्रिपरेशन फेज में, पूरे प्रिपरेशन फेज में जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें मार्क्स कम आते हैं। मतलब होता है ना कि भाई मेरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने अच्छे से लेक्चर किया था, मैंने खुद से भी अच्छे से पढ़ा था, फिर भी यार मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं मेरे को। तो फिर ये जो पॉइंट है एज एन हम्म। एस्पिरेंट, वो किस तरह से लेना चाहिए? मतलब तुम्हारे कंसिस्टेंटली मार्क्स कम ही आ रहे, कम ही आ रहे, कम ही आ रहे हो, तुम बहुत पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, और खुद को भी बता रहे हो कि बहुत पढ़ रहे हो, दूसरों को भी बता रहे हो कि बहुत पढ़ रहे हो, पेरेंट्स को भी कन्विंस कर रहे हो कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, और सच में पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर इससे कैसे ओवरकम करना है? कि क्या लगता है तुम्हें? तुमको कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो तुमने कैसे ओवरकम किया? बताओ, आफिया तुम बताओ। सच में पढ़ा है तो मार्क्स तो आने ही है। तुम्हारा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है भाई। मैंने मैंने That- कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, यानी ऐसे पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत बार रिपीटेडली कम ही मार्क्स आ रहे। क्योंकि जब मेरे कम मार्क्स आते थे तो मुझे बाकी लोगों को देख के मोटिवेशन मिलता था कि इसके मेरे से ज़्यादा कैसे आ गए। और मेरे पेरेंट्स मुझे कभी ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन थोड़ा-सा टच कर देते कि और कर सकते थे, बट तुम्हारे नहीं आए मार्क्स। तो उसको एज़ अ पॉज़िटिव फीडबैक लेना है बस, और अगली टेस्ट के लिए जो तुमने पहले टेस्ट में नहीं किया था, उससे डबल मेहनत करनी है। हम्म। तो मेरा ये कहना था कि अगर मार्क्स कम आ रहे, ठीक है, पर्टिकुलर एग्जाम में वीकली टेस्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें मार्क्स कम आ रहे, तो फिर इसको तुम किस तरह से लेना है? तुमने तो बोला कि पॉजिटिवली लेना चाहिए चीज़ें, बट थोड़ा सा अगर डीप में, अगर थोड़ा सा और डीप में जाए कि उसको कैसे तुम टैकल करते हो, कि किस तरह से पॉजिटिव लेते हो? मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर बताना चाहूँ तो, फॉर एग्जांपल जितने गलत हुए हैं क्वेश्चंस वो मैं देखूंगा पहले, कौन से कॉन्सेप्ट में से है ना, कॉन्सेप्ट्स देखूंगा, तो वो एक बार अच्छे से देख लूंगा। अगर वो मेरे दिमाग से ही बाहर है तो मैं लिख लूंगा या याद रखने के लिए। इस तरह से मैं खुद की एक चीज, एक क्या होता है ना कि अपने हिसाब से पढ़ाई करूंगा, अपने हिसाब से वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तुम लोगों का कैसा है? मतलब तुम लोग कैसे बताना चाहोगे इस चीज को, कि कैसे ओवरकम करना है, कैसे पॉजिटिवली लेना है कम मार्क्स को? हाँ, मेरा एक इस 2024 के दिसंबर में एक लो फेज था जिसमें मुझे 3 लगातार टेस्ट में बाकियों से बहुत कम मार्क्स आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मैं बहुत डिप्रेस था कि 3 लगातार टेस्ट में, और मैंने हर एक टेस्ट के बाद ज़्यादा हार्ड वर्क किया था कि हाँ भाई अगले टेस्ट में जाना है। तो मुझे तीनों टेस्ट में कम मार्क्स आए थे। हाँ, तो मैं बहुत डिप्रेस था उस टाइम, हाँ हाँ। और मैं मतलब अच्छे से रिकवर भी नहीं कर पाया था। बट ऐसा है कि अगर तुमने ऐसे रोने के लिए एक आंख बंद की तो अगली टेस्ट आ जाती है। तो फिर ये ऐसे कोप अप करने को कुछ टाइम ही नहीं मिला, तो हाँ वैसे ही हो गया। उसके बाद फिर वापस नॉर्मल आ गया था वो बाकी वाले टेस्ट में। तो ओके। सही है। तुम्हारे इतने सारे टेस्ट होने होने वाले हैं कि तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे लो वाले मतलब खराब वाले टेस्ट कौन से थे। हम्म। बस लास्ट में वही तो है। ऐसे ही होता है। तो भूल जाओ, भूल खत्म, जाओ भूल बस, जाओ। एक ही है, और नए से स्टार्ट करो। हाँ। मतलब अगला दिन आने वाला है तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट हम्म। करना है ना, रिस्टार्ट हर हम्म। दिन। मेरे साथ कभी-कभी ऐसा होता था कि एक टेस्ट में चलो क्लास रैंक 1 आ गया, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा हवा में उड़ने लगती थी। तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते थे। तो फिर मैं उसको फिर बराबर कर लेती थी कि नहीं भाई, अपन ने थोड़ी सी मस्ती कर ली है, अब अगले टेस्ट के लिए सीरियस हो जाना चाहिए। मतलब तुम क्लास के एग्जाम के लिए पढ़ती थी कि नीट के लिए पढ़ती थी, मेन एग्जाम के लिए? देखो, दोनों एक ही चीज़ है। तो थोड़ा सा जो क्लास के इलाबोरेट करो टेस्ट का इसको। शेड्यूल है वो ऑब्वियसली आपके बेटरमेंट के लिए ही है। हाँ हाँ। आप उस पर फोकस करोगे तो अल्टीमेटली नीट पर ही फोकस करोगे। तो ये चीज दिमाग में रख के ही पढ़ना होता होगा ना, है ना? तो नॉर्मली स्टूडेंट्स किस तरह से लेते हैं कि भाई मेरे को मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे को मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब वो जो मेन पेपर है वो तो लिंक से ही बाहर चला गया जाता है, उनके दिमाग से ही बाहर चला जाता है। बस उनके एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि मेरे को क्लास के जो एग्जाम्स है उसमें मार्क्स आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे।
बस उसी चीज़ों में स्टक होके रहते हैं। तो तुमने जो बोला अभी कि दोनों चीज़ें एक ही है, तुम अगर ये क्लास की चीज़ें मतलब पढ़ रहे हो, या क्लास के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मतलब मेन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, है ना? तो ये चीज़ें दिमाग में रख के पढ़ना होगा तुमको। हम्म। तुम्हारा क्या कहना है इस पे? हाँ मतलब ये अगर तुम 11 से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम सीधा नीट का तो सोच नहीं सकते ना। नीट का तो तुम पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद जब तुम टेस्ट दे रहे हो तब सोच सकते हो। 11th में या 12th जब चालू होगा तुम्हारा सिलेबस तब तुम बस टेस्ट का ही सोच सकते हो कि यार टेस्ट में अच्छा करना है, टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लाना है। तो बस वही, हमने हमने भी ऐसा कुछ नीट के बारे में बस एंड में सोचा होगा। मतलब टेस्ट के टाइम तो टेस्ट का ही सोचा हमने कि ये टेस्ट आ रही है इसके लिए पढ़ना है, नीट के लिए नहीं पढ़ रहे हम, टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है, ये नीट में नहीं आता है, तो इस पे कम ध्यान भी दिया तो चलेगा। जो टेस्ट आ रही है उसको अपना 100% देना है। वो जो वेटेज वेटेज वाली चीज़ें होती है ना, कि ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना इतना वेटेज है ये टॉपिक का, मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक्स वेटेज वाइज डिवाइड किए जाते हैं, वो सही है करके देना स्टूडेंट्स को? वो ऑब्वियसली मैटर करती है, मतलब लेकिन अवेयरनेस लास्ट के लिए कि मंथ्स तुमको में पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आ हम्म। सकते हैं। लास्ट मंथ में जब आप रिवीजन करते हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का सबसे ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, जो आप जल्दी भूल जाओ, हाँ हाँ हाँ। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, हम्म। जो भी। हम्म। और इतना पता होना चाहिए कि किसका वेटेज कितना है उनका। बट वो सिर्फ लास्ट के लिए मैटर करता है, पहले तो सारे करने अच्छे से। ओके, तो अभी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं आगे। रिवीजन की स्ट्रैटेजी बताओ तुम लोगों की, अपनी अपनी इंडिविजुअल अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होगी ना हाँ, रिवीजन की। मेरी कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, हमारे इंस्टीट्यूट ने पूरा दे दिया था कि इस दिन ये पढ़ना है, मैंने उसको ही फॉलो किया, खुद का दिमाग नहीं लगाया। वही था। बस। हाँ बस ब्लाइंडली भी नहीं बोल सकते बट हाँ इन्होंने बस बोल दिया था कि इस दिन ये पढ़ना है खत्म। तो वही, खुद का वही दिमाग नहीं रिवीजन। लगाया मैंने। वही मेरा भी जो टेस्ट का शेड्यूल था बस वही फॉलो किया है। उतने टाइम में रिवीजन हो जाता है यूजुअली। मतलब रिवीजन की अलग से कुछ स्ट्रैटेजी बनाई नहीं थी? हाँ मतलब मतलब तुम लोग ऐसे थे, ऐसे बच्चे थे कि 11th के स्टार्टिंग से लेके 12th के एंडिंग तक, नीट तक, तुमने हर दिन डेली जो तुम्हारा था, मतलब तुम्हारे सिलेबस में हम्म, या जो तुम्हारे लेक्चर में, वो तुमने डेली का डेली किया, मतलब जिस मतलब दिन देखो। नॉर्मली प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, हाँ, है ना? संडे के दिन थोड़ा, संडे के दिन टाइम पास तो किया है बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत तो थोड़ा चलता है नहीं, रे। बहुत ही टाइम पास किया संडे में मैंने। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी स्ट्रेटेजी बताओ अभी। मुझे इतना आइडिया तो था कि आखिरी के मंथ में पढ़ने को टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि रिपीटेडली आपकी टेस्ट 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 ही रहती है। तो मैंने ये किया था 11th से ही, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर था 11th का, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री का। जब भी कोई माइनर टेस्ट आती थी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं उस पे एक फॉर्मूला शीट बना लेती थी, ताकि मुझे वो लास्ट के मंथ्स में काम मिले। ताकि ओके। अगर मुझे एक टॉपिक रिवाइज करना है, तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कोई रेफरेंस बुक में से देखो या पूरे नोट्स रिवाइज करो। बस एक शीट रिवाइज कर लो तो आपका टॉपिक पूरा, यानी चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा। मतलब तुम्हारे कितने रिविजन्स होते थे नॉर्मली? अरे मतलब कितने रिविजन्स करे तुमने फुल सिलेबस के? इंस्टीट्यूट ने 4 करवाए और उसके ऊपर खुद से मैंने एक किया था 5 फुल सिलेबस के। तुम्हारे रिवीजन मतलब तुम कैसे करते थे? फॉर एग्जांपल तुम्हें बायो का कोई टॉपिक करना है, रिवाइज करना है रिवीजन के नाम पे, तुम लाइन टू लाइन पढ़ते थे फिर से उसे, कि पहले रिकॉल करने की कोशिश करते थे, अगर नहीं आ रहा तो फिर देखते थे क्या याद नहीं आ रहा मेरे को? ये जो पैटर्न है तुम्हें कैसा लगता है? कि फॉर एग्जांपल तुमने एक पर्टिकुलर तुम्हारा टॉपिक कोई भी बताओ, बायो का एक। लिविंग वर्ड। हाँ, लिविंग वर्ल्ड, हाँ लिविंग वर्ल्ड है, ओके। लिविंग वर्ल्ड तुमने करा हुआ है पहले, उस पर तुम्हारी कोचिंग में टेस्ट भी हुई है, ठीक है। अब बारी आती है कि उसको रिवाइज करना है, तो तुम कैसे रिवाइज करते थे उसको? डायरेक्ट चैप्टर खोल के स्टार्टिंग से पढ़ते थे, कि पहले कुछ रिकॉल वगैरह करते थे, अगर उसमें से नहीं याद आ रहा है तो फिर बुक खोल के देखते थे मेरे को क्या याद नहीं आ रहा है, ऐसा करते थे क्या? अगर नहीं करते तो ये वाला पैटर्न कैसा लगता है तुमको? पहली बार रिवाइज करने में तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, क्योंकि आप आपने हो सकता है पहले कुछ पॉइंट मिस कर दिया होगा। तो फर्स्ट रिवीजन में एनसीईआरटी करनी होती है। सेकंड में आप ऐसा कर सकते हो कि जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वही रिवाइज कर लिए। वैसे बायो का मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे। मतलब ये कॉमन ही बोला है मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के हम्म। लिए, कि रिवीजन की ये जो रिकॉल वाली हम्म, स्ट्रैटेजी है, हम्म। रिकॉल वाली, क्या लगता है तुमको, क्या लगता है? अगर
अगर वो चैप्टर खोल के याद नहीं आ रहा है तो पढ़ लो। अगर मतलब याद है कि हाँ भाई ये इस एरिया में ऐसा ऐसा लिखा है, इस एरिया में ऐसा लिखा है, तो मत पढ़ो, वही है। अगर देख के याद नहीं आ रहा होगा तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, राइट। तो तुम लोगों ने कभी नोट्स बनाए खुद के नोट्स? काम आते हैं क्या खुद के नोट्स बनाना? हाँ मतलब क्लासेस पढ़ाते टाइम जो लिखे हैं वो तो सब बनाते हैं, बट खुद से मैंने बायो के बनाए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो नहीं बनाए थे मैंने। फिजिक्स केमिस्ट्री के मतलब फायदा होता है क्या खुद के नोट्स हाँ का? फायदा तो होता है। ये तुमने बोर्ड्स के लिए बताया कि नीट के लिए बताया? नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी थोड़ा सा मूव करते हैं अपन, स्पेशली 11th के स्टूडेंट्स के लिए, अभी जो 10th से आए हैं, हम्म, ठीक है, उनके लिए ऐसा कि तुम पहले अब ये बताओ कि उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब सिंपल वर्ड्स में 4-5 लाइन में, कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओवरऑल, कि तुम्हें 12th तक कैसे तुम्हारी जर्नी होनी चाहिए, 11th के पहले दिन से हम्म, 12th के एंड तक, नीट के एग्जाम तक हम्म। कैसी जर्नी होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए? हाँ मैं वही बोलूंगा कि तुम फर्स्ट डे से सीरियस रहो, कंसिस्टेंट रहो। पूरे 2 साल बहुत लंबी जर्नी है ये, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रोज के 6 घंटे, 6 घंटे, और कुछ नहीं, 6 घंटे करना है, उससे हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहो, बस वही है। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते, हम्म, फिर बाद में बर्न आउट हो जाते, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। आप डेली स्टडी करो, डेली रिवाइज करो जो क्लास में पढ़ाया गया है, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर डेली का डेली कर रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, हम्म, बैकलॉग भी नहीं हाँ, पड़ेगा, फिर बर्डन नहीं आएगा, हम्म, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा, वो जो साइकिल चलती है हम्म, फालतू की डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लोगों हम्म, को समझ नहीं आता है। ये तो हो गया 11th के लिए। ओके, अब बात करते हैं अपन कि ये जो मोटिवेशन है पढ़ाई करने का, मतलब फॉर एग्जांपल अपन एक मोटिवेशन पकड़ते हैं कि गोल तुम्हारा जो कि है तुम्हारा एमबीबीएस, तुम्हें एमबीबीएस करना है, मतलब तुम्हें नीट क्रैक करनी है, ये तुम्हारा एक मोटिवेशन है, ठीक है। उसके लिए तुमने प्लान बनाया या तुमने कोचिंग लगाई, जिस हिसाब से चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, पहले दिन से तुमने स्टार्ट किया। कुछ कुछ लोग एक दिन फॉलो कर पाते हैं, कुछ कुछ एक हफ्ता, कुछ कुछ लोग एक महीना चल जाते हैं, फिर वो जो होता है ना वो पूरा, मतलब पूरा एनर्जी, पूरा मोटिवेशन चला जाता है धीरे 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 धीरे, फिर बैकलॉग पढ़ने स्टार्ट होते हैं, फिर मतलब वो, समझ रहे हो तुम क्या कहना हम्म। चाहते हो मैं? तो उसको कंटिन्यू कैसे रखना है, मतलब वो जो मोटिवेशन है उसको कंसिस्टेंट कैसे रखना है? मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे ये है कि आप एक अच्छा टेस्ट शेड्यूल रखो, ओके। ताकि आगे टेस्ट आती रहे और आपको करना ही पड़े कुछ ना कुछ, मतलब दूसरा सेकंड ऑप्शन रखो ही मत कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, चलो मैं छोड़ देती हूँ ये टेस्ट। ऐसा नहीं रखना है, जो टेस्ट आ रही है वो करते चलो, तो आपको धीरे धीरे और अंदर से आते ही रहेगा मोटिवेशन। तो ये तो हो गया क्लास वालों के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, लाइक, समझ रहे हो तुम, जैसे ऑनलाइन। यूट्यूब से, हाँ मतलब नहीं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हम्म, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने पहले 11th 12th में स्टूडेंट क्लासेस लगाए, फिर उनका थोड़े लाइक कुछ कुछ मार्क्स से नहीं लगा नंबर, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि घर पे ही अपने नोट्स या अपनी चीज़ें पकड़ के या यूट्यूब से देख के या फ्री लेक्चर्स देख के, जो नहीं समझ आ रहा है वो देख के खुद का प्रिपरेशन, मतलब सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए टेस्ट का तो कोई और दूसरा ऑप्शन बस नहीं है। टेस्ट है ही तुम्हारा, मतलब परमानेंट अगर मोटिवेशन चाहिए, कंसिस्टेंट अगर मोटिवेशन चाहिए, टेस्ट सीरीज लगेंगी। तो टेस्ट सीरीज। और तुम मतलब ये तो इनका हो गया, आप हम्म। बताओ। हाँ मतलब वही, अगर तुम्हें सच में एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो उससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही है। वही, अगर तुम्हें सच में करना है तो तुम करते रहोगे। हाँ मतलब वो तुम भी एक। इसके लिए मोटिवेट मोटिवेट कंटिन्यूस मोटिवेट रहने के लिए कुछ करते थे क्या तुम लोग? सुबह उठने, कुछ कुछ लोगों का होता है ना, मिरर के सामने खड़े रहेंगे, फिर खुद को बोलेंगे, खुद को होता है ना कि क्या बोलते हैं उसे, कुछ हाँ कुछ वो लाइंस खुद को मोटिवेशन। बोलेंगे, हाँ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को हिट करने के लिए भाई। मैंने 11th में ट्राई किया था, बट उतना कुछ फर्क तो मुझे लगा नहीं। ट्राई किया है तुमने? ट्राई तो किया था, मतलब खुद से मन मन में, ऐसा नहीं कि ऐसे शीशे के सामने, नहीं, मन में बोला था। ओके, तुम्हारा कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो बन मेरे जाऊंगी डॉक्टर। पेरेंट्स नहीं नहीं, अ, मुझे इतना रियलाइजेशन था कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया है, तो मुझे एक ना एक दिन उनको वापस तो देना ही हम्म। है। ये एक पॉइंट है, और जो भी मेरे सपोर्टर्स थे उनके लिए किया है मैंने। और तुम्हारा खुद का भी तो होगा ये?
हाँ वो तो है, कितने बट आप जैसे जैसे लोगों को मिलते हो तो आपको पता चलता है कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते और हैं। तुम्हारी कैपेबिलिटीज भी। हाँ तो लोग एक्सपेक्टेशन उसी तरह से रखेंगे ना कि भाई कैपेबिलिटीज उनको पता चलती है अपनी, या क्या देखना चाहते हैं तुम में वो, उस हिसाब से। वही कई एक्चुअली मैं 10th के रिजल्ट के बाद बहुत सारे टीचर्स से मिलने गई थी, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितने सारे लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम्म। वो और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत रह चुका है, तो मुझे तो करना ही था उनके लिए। अगर व्हाट इफ तुम, तुम्हारे जो भी लोग तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे, अगर तुम वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती, तुमको भी यही सवाल है, ठीक है, तो फिर क्या जब करती तुम वो मोमेंट पे, वो टाइम पे क्या करती? जब नीट का पेपर हुआ खत्म, तो मैंने बताया मेरी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मैं रोने ही लगी सेंटर से आने के बाद। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर मुझे पिकअप करने आए थे उधर, और वो साइड में गए ऐसे, उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल लगाया और बोला कि इसको अगर मार्क्स कम आए तो कुछ भी मत बोलना। तो ऐसा सपोर्ट मुझे घर से मिला ही है, तो मुझे पता था अगर नहीं भी हुआ तो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं होने वाला। मतलब घर से सपोर्ट मिलना चाहिए तुमको, ऐसा ना, हुँ, वही हुई ना बात, पेरेंट्स पे आ गई फिर बात, घुमा फिरा के पेरेंट्स पे बात आ गई। मतलब पेरेंट्स पेरेंट्स का बिहेवियर जो है अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के साथ, वो एकदम कैजुअल होना चाहिए, है ना। मतलब तुमको तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट करना है, गोल कंप्लीट करना है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे हर हिसाब से, हर तरीके से तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, पर कंपलसरी नहीं है कि तुमको करना ही है, मतलब करना ही है, नहीं किया तो फिर वो जो वाली चीजें है ना, फिर स्टूडेंट्स डर के मारे गलत गलत चीजें करने लगते हैं, लाइक कुछ कुछ ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, हम देखते हैं भाई, हम देखते हैं स्टूडेंट्स ऐसे कम एज में, अंडर एज स्टूडेंट्स जो कि गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, लाइक सुसाइड एंड ऑल। मतलब ये चीजें होनी नहीं चाहिए यार। 17, 18, 19, 20 ये एज में नीट प्रिपरेशन होती है ना, ये एज ग्रुप में कितनी लाइफ पड़ी है आगे। तो तुम लोगों का जो मेन एग्जाम है नीट की, उससे पहले 15 दिन पहले तक, मतलब तब जो 15 दिन का गैप है टोटल एग्जाम तक का, कैसा शेड्यूल था? हमारी दिन में 2 मॉक टेस्ट होती थी, 10 से 1 और 2 से 5, और बीच में सिर्फ लंच का टाइम मिलता था। उसके पहले भी रिवीजन और बाद में भी रिवीजन। इसमें मैं ये करती थी कि उस दिन जो भी 2 टेस्ट हुए हैं, उसको आप आंसर की से मैच कर लो, हमारा रिजल्ट ही अपलोड हो जाता था साइट पर। हम्म। और फिर उसमें से आपको जो-जो लग रहा है कि इस टॉपिक पर और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट मंथ में तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, हम्म। लेकिन आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स है, जो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज़ कर पाओ, उससे बस मैं रिवाइज़ करती थी। 15 दिन पहले का शेड्यूल। रोज रोज के 2-3 टेस्ट, और अगर कभी कभी ऐसा लगे कि याद नहीं आ रहा है तो पढ़ पढ़ लेना, वही है। ज्यादा तो टेस्ट देना, वही है। मतलब फुल सिलेबस के जो मॉक हाँ, टेस्ट है वो फुल ज्यादा से सिलेबस। ज्यादा देने हैं। हाँ, इससे ठीक है। आपको हर एक टाइप की सिचुएशन हैंडल करना समझेगा, मतलब जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उससे। हाँ, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हाँ, वो सॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे। रिपीटेटिव होते हैं, बस वो अभी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती हुँ, है नीट 25 के पहले। सिली हम्म। मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करने हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सच में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। यही है कि आप स्पेशली बायो में अंडरलाइन करते चलो हर एक क्वेश्चन को। हम्म। उसमें जो कीवर्ड्स है जैसे, हम्म। ओ हेंस हाँ, ए आर ए आर वगैरह। करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, हाँ हाँ हाँ। नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ऐसे भी आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। हम्म। तो आप उसको सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो उस उतने पार्ट को, ताकि फिर आपको बाद में वो चीज़ आपसे मिस ना हो। हम्म। एक ये पॉइंट है, और दूसरी पॉइंट है कि आप जितना जल्दी पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद अपना एक बार रीचेक कर लो, ओके। ओएमआर फिल करने से पहले। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, मतलब तुम लोग कैसे अप्रोच करते थे? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम, है ना, तो किस तरह से सॉल्व करते थे क्वेश्चन? तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, वही है। उतना तो तुम्हें क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना चाहिए कि तुम पूरा पढ़ो उसे।
हाँ मतलब कुछ कुछ होते हैं ना कि बायो का बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में पता होता है कि आंसर क्या है, हम्म फटाक से ऑप्शन अपन ऐसे तरीके से ढूंढते हैं आंसर की, आंसर पता है अपने को, हम्म ऑप्शन में ढूंढते हैं अपन आंसर कौन सा है, तो वो दिख जाए टिक हम्म। कर लिया। इससे भी सिले मिस्टेक हो सकते हैं ना कि बाकी के 3 बस ऑप्शन को अपन इग्नोर कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। वही हाँ नीट में सारे। तो हुए, हम कुछ इग्नोर नहीं कर सकते अभी। और और क्या क्या तरीके हैं सिले मिस्टेक्स के, और कैसे अवॉइड करना है? हाँ बस बाकियों के भी सीरियस मिस्टेक्स होंगे, उनको देख लेना, मतलब तुम्हें याद रहेगा कि ऐसे भी हाँ मिस्टेक्स हो राइट सकते राइट हैं। राइट। रैपिड फायर खेलते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका बस आंसर हाँ या ना या जो भी ऑप्शन बोलूंगा मैं उसमें देना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन, नीट प्रिपरेशन के टाइम क्या सबसे ज्यादा काम आया, पावर नैप या कॉफी? ठीक है, वो कॉफी, पावर पावर नैप कितने टाइम तक, वो भी इम्पोर्टेंट है नहीं तो कभी कभी 1 घंटा 10 मिनट के चक्कर में 1 1 घंटा हो जाता था, 2 2 घंटे, 3 3 घंटे। 45 मिनट ओके 45 मिनट्स, कितने टाइम के बाद? शाम को या दोपहर को। सेम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ज्यादा डिफिकल्ट था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल या रिश्तेदारों के ताने? फिजिक्स की तुम्हारे घर पे तो रिश्तेदारों के ताने नहीं होंगे, तुम्हारे घर पे, मेरी तो सिटी अलग थी, तो मेरा कोई रिलेटिव तो नहीं था, तो न्यूमेरिकली बोल सकते हैं। इसलिए तुमने पहले ही बोला कि सिटी तुम घर से निकल जाओ प्रिपरेशन करना है तो। द थर्ड क्वेश्चन ये है कि सबसे इरिटेटिंग डायलॉग जो आपने सुना होगा सबसे, मतलब तुम्हारे प्रिपरेशन फेज में, ड्यूरिंग योर नीट जर्नी, सबसे कॉमन जो डायलॉग। एनसीईआरटी। 14-15 घंटे पढ़ना चाहिए। मीम बता रहे हो क्या मेरे को? हाँ 14 15 का मीम था, ठीक है। अभी 14 क्वेश्चन ये पूछता है कि मॉक टेस्ट होने के बाद सेटिस्फैक्टरी स्कोर आने के बाद क्या करते थे, मतलब फ्यूअर्स ऑफ, मतलब कुछ टाइम तक ब्रेक लेते थे, या फिर मतलब चिल रिवार्ड होता है ना, कुछ कुछ चीजें खुद को रिवार्ड देना, तो क्या करते थे, मतलब बता दो अपना अपना answer। दूसरों को मार्क्स पूछा था, मतलब खुद को अच्छा लगे। वाह वाह वाह, तेरा? मैं सो जाती थी। वाह, ये सबसे बड़ा सही आंसर था यार। तो पांचवा क्वेश्चन ये कि कोई टॉपिक नीट सिलेबस से हटाना चाहते हो तो कौन सा हटाओगे? सेमीकंडक्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक बोलो, कोई भी एक टॉपिक बोलो। डीएनएफ ब्लॉक। ओके Chapter ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये कि अगर एनसीईआरटी पर्सन होता तो तुम क्या कहते एनसीईआरटी से? स्किप, पूरा स्किप कर दो। सातवां क्वेश्चन है कि नीट के बाद सबसे पहले कौन सी मूवी या सीरीज बिंज वॉच करी, बिंज वॉच? शायद से मनी हाइस्ट। ओके, कुछ भी नहीं, सीरियल देखते हो क्या घर में? ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा टॉपिक है ऐसा जिसको तुमने हमेशा प्रोक्रास्टिनेट किया? कौन सा टॉपिक है ऐसा टॉपिक जिसको तुमने हर बार प्रोक्रास्टिनेट किया? फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, बायोलॉजी सेमीकंडक्टर क्यों नहीं बोला? वो रख लिया था। और बायोलॉजी का जो इकोलॉजी का पार्ट था। पूरे के पूरे चैप्टर्स हो, हाँ, सेक्शन ही मुझे बहुत जानता आता था वो करना। रट्टा। ठीक है। अभी नौवां क्वेश्चन, नीट का रिजल्ट देख के सबसे पहले किसको हक किया था? फादर। मम्मी। मतलब ये गोल से कनेक्टेड इमोशंस हो गए उनके साथ। नहीं, हम एक्चुअली एक कॉलेज देखने गए थे हम दोनों, और उस दिन रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड था, तो कॉलेज के बीच में रिजल्ट आ गया था, तो हम दोनों साथ में थे, तो कर लिया, ऐसा हुआ था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड से, कौन से टॉपिक ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है तुम लोगों को? रे ऑप्टिक्स। सबसे ज्यादा धोखा, मतलब हर बार मार्क्स कमाते थे तुम्हारा? एनिमल किंगडम। तो एंड करते गाइस, थैंक यू, तुमने अपना बहुत कीमती समय जो कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम पास में देना था तुमको, तुमने बहुत मेहनत करी है 2 साल, और अभी तुम्हें करना है खुद के लिए टाइम पास, है ना? तो वो तुम्हारा लिया मैंने, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी के 1 2 शब्द कहो जो कि नीट एस्पिरेंट्स है उनके लिए, कुछ भी 2 ही लाइन में कहना बस। एनसीईआरटी। अपने पेरेंट्स की मेहनत ध्यान में रखनी चाहिए और हमेशा बस मेहनत ही करना चाहिए।